हमारा नया चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कोई भी प्रोसेस या फेनोमेना जो किसी सरफेस पर हो रहा हो उसे हम सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। तो इट डील्स विद फेनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस। एक ही बात। इस वजह से दो तरह के प्रोसेस होते हैं। इस वजह से दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। एक एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो सरफेस पर एक्ट करे, इट इज ए सरफेस फेनोमेना। एब्जॉर्प्शन जो अंदर चला जाए, जो अंदर चला जाए, इट इज ए बल्क फेनोमेना। इट इज बल्क फेनोमेना जो अंदर चला जाए। अब तो सीधी सी बात है कि प्रोसेस इन विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन लाई ऑन द सरफेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन सरफेस पर हो और मिनिमम अंदर जाए, वो एडजॉर्प्शन। और जिसके अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन गेट इनसाइड, मैक्सिमम अंदर चला जाए और नेग्लिजिबल मिनिमम अमाउंट ऊपर रहे, तो उसे एब्जॉर्प्शन। अब जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसे एड्सॉर्बेट बोलेंगे, और जिसके सरफेस पर हो रहा है उसे एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। जो एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेट, जिसके सरफेस पर हो रहा है एड्सॉर्बेंट। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एड्सॉर्ब किया हुआ सब्सटेंस को रिमूव कर दे, हमने पेन चला करके रिमूव किया था। एड्सॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाए तो डिसॉर्प्शन, तो उसे डिसॉर्प्शन बोलेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ, हम उसे सॉर्प्शन बोलेंगे। क्योंकि एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों का कॉमन सॉर्प्शन, जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो उसे सॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे कपड़े में कलर करना, चॉक को इंक में डुबोना। ठीक। और अगर कोई गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, अगर कोई गैस एड्सॉर्ब हो रहा है तो हम उसे ऑक्लूजन बोलेंगे। एक सेकंड का ब्रेक। एक बच्चे कह रहे हैं वीडियो ब्लर है, क्या आपको भी पिक्चर ब्लर दिख रहा है? प्रियंका बाबू, सब लोगों को क्लियर दिख रहा है? सब लोगों को क्लियर दिख रहा है? अगर किसी का ब्लर दिख रहा है तो उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम। हो सकता है एक दो बच्चे का ब्लर दिखे, लेकिन हमारी बात आप सब लोग सुने कि अगर हमारी तरफ से ब्लर होगा तो सबको ब्लर दिखेगा, और हमारी तरफ से क्लियर होगा तो एक दो को ब्लर दिख सकता है। ठीक है, ध्यान देना। अब अगर हम किसी गैसियस सब्सटेंस का एड्सॉर्प्शन करते हैं किसी सॉलिड पर, तो वो भी एड्सॉर्प्शन ही हुआ, लेकिन वैसे एड्सॉर्प्शन को हम ऑक्लूजन भी कहते हैं। वैसे एड्सॉर्प्शन को हम ऑक्लूजन भी कहते हैं। एक नया नाम, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस को ऑक्लूजन भी कहा जाता है। अब आगे की क्लास ध्यान देना, यानी कि आज की क्लास थोड़ा सा रिपीट करना जरूरी था, थोड़ा फास्टली हम मूव किए थे पिछले क्लास में, तो ध्यान देना। नेक्स्ट, अब कोई एग्जाम्पल अभी आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है।
लास्ट लाइन में कुछ नहीं है। कोई भी सब्सटेंस किसी के ऊपर एड्सॉर्ब होता है तो एड्सॉर्प्शन ही कहलाता है। गैसियस सब्सटेंस के एड्सॉर्प्शन को ऑक्लूजन भी कहा जाता है। ऑक्लूजन भी कहा जाता है। एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, ऑक्लूजन भी कह सकते हैं। जब कोई गैस किसी सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो रहा तो उसे ऑक्लूजन भी कहते हैं। अब आगे, जब भी कोई गैस एड्सॉर्ब होता है तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि एड्सॉर्ब होते समय, मान लो कि आप किसी सरफेस पर, वॉल पर पेंट करते हो तो पेंट जो है दीवार पे चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? कोई ना कोई फोर्स तो उसको अपनी ओर खींच रहा है, वो नीचे क्यों नहीं सरकता, चाहे कितना भी स्मूथ सरफेस हो। इवन ग्लास पर भी हम पेंट करते हैं तो पेंट ग्लास पे चिपक जाता है। कोई ग्लास तो काफी स्मूथ होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, फिर वो क्यों चिपकता है? इट मीन्स देयर शुड बी अ फोर्स, यानी कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसे चिपका के रखता है। उस फोर्स को रेसिडुअल फोर्स कहते हैं। तो जब भी कोई सब्सटेंस कहीं पर एड्सॉर्ब होता है तो वो रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज होता है, हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, मतलब सरफेस एनर्जी रिलीज होता है। वो फोर्स, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। इस वजह से एड्सॉर्प्शन को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। एक लाइन लिखते हैं फिर कुछ पूछना, ध्यान देना पहले। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन there is always decrease in residual force, that is, इसका मतलब decrease in surface energy, उसे हम surface energy भी बोलते हैं, residual force, which release in the form of heat, जो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, इसलिए कहा जाता है hence adsorption is exothermic process, adsorption exothermic होता है। जब भी कोई सब्सटेंस अगर चिपकेगा, हीट रिलीज होगा तभी वो चिपकेगा। अगर हीट गेन होगा तो चिपकेगा ही नहीं, वो तो निकल जाएगा। क्योंकि हीट की वजह से लेयर के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल नजदीक नहीं आएंगे बल्कि दूर भागेंगे। तो जब भी कोई सब्सटेंस चिपकता है, एड्सॉर्ब होता है, तो एड्सॉर्ब होते समय एनर्जी रिलीज होता है। माना कि ये आपका एक पेंट है, आप इसमें पेंट कर रहे हैं, तो पेंट इस पे चिपकेगा। काफी स्मूथ सरफेस है फिर भी पेंट चिपकेगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स है जो उसको बांध रहा है। उस फोर्स को सरफेस एनर्जी बोलेंगे, रेसिडुअल फोर्स बोलेंगे। तो चिपकते समय हीट निकलेगा। अगर हीट नहीं निकलेगा तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच अगर हीट ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल साथ छोड़ देगा। तो इसलिए मॉलिक्यूल चिपकते समय हीट रिलीज करता है, और जहां भी हीट रिलीज होता है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 2 नंबर में, जवाब यही देना। कभी कभी पूछा जाता है कि एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर क्या लिखे फिर से बोलो, क्या लिखे? किसी ने अभी कुछ लिखा, किसी ने अभी स्टेटमेंट लिखा, अगर रेसिडुअल फोर्स कम होगा तो एड्सॉर्ब कैसे होगा?
रेसिडुअल फोर्स, ध्यान देना, एड्सॉर्ब होने के बाद ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, जैसे ही एड्सॉर्ब हुआ रेसिडुअल फोर्स निकल गया हीट के फॉर्म में, फर्दर एड्सॉर्प्शन वीक होगा। फर्दर जब एक लकड़ी में तुम पेंट करते हो तो फर्स्ट टाइम पेंट ज्यादा लगता है, सेकेंड टाइम पेंट कम लगता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जितना एड्सॉर्ब होना था हो गया, सेकेंड टाइम कम एड्सॉर्ब होगा, थर्ड टाइम और कम एड्सॉर्ब होगा। जब भी कोई सिस्टम एड्सॉर्ब होता है तो रेसिडुअल फोर्स रिलीज होता है, इसलिए फर्स्ट टाइम एड्सॉर्ब होते समय मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन होता है, सेकेंड टाइम अगर कोई लेयर उसी पर लगाओगे तो कम एड्सॉर्ब होगा, उसके बाद लगाओगे और भी कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता है एनर्जी रिलीज होता जाता है हीट के फॉर्म में। कोई दिक्कत? आगे चले, ध्यान देना। अब इसके बाद 11th क्लास का थर्मोडायनेमिक का थोड़ा सा कंसेप्ट, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम जब एड्सॉर्प्शन होगा तो कम होगा, पहले टाइम जो एड्सॉर्ब हो गया हो गया। ठीक, अब ध्यान देना, तो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, ध्यान देना इधर, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सोथर्मिक, एज वेल एज डेल्टा S इक्वल्स टू नेगेटिव। क्यों? अगर कोई पार्टिकल एड्सॉर्ब हो गया तो उसका मूवमेंट, उसका रैंडमनेस, उसका डिसऑर्डर घट गया। कोई भी पार्टिकल, अगर गैस को ही कंसीडर करके चलो, अगर गैस का पार्टिकल किसी सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो गया तो उस पार्टिकल का मूवमेंट, रैंडमनेस, डिसऑर्डर घट गया, यानी डेल्टा S नेगेटिव। ठीक है, ड्यू टू विच delta G becomes negative at low temperature. Low temperature, hence process is spontaneous. Process is spontaneous. ये भी पूछता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और है तो कैसे। हम डेल्टा G के रिस्पेक्ट में जवाब देते हैं। प्रॉपर वे में स्पॉन्टेनिटी जो होता है डेल्टा G के रिस्पेक्ट में होता है। इंडिविजुअली अगर आप जवाब दोगे डेल्टा S के रिस्पेक्ट में तो अलग है, लेकिन अगर तीनों के कॉम्बिनेशन से जवाब दोगे तो हमेशा डेल्टा G के रिस्पेक्ट। जब कोई गैस एड्सॉर्ब हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, प्रोसेस एक्सोथर्मिक, इट मींस डेल्टा H नेगेटिव। अगर कोई सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो गया, उस पार्टिकल का मूवमेंट कम हो गया, रैंडमनेस, डिसऑर्डर कम हो गया, जिसकी वजह से डेल्टा G नेगेटिव। इसका मतलब एनर्जी जब निकला है तो उस सरफेस पर लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पर अगर दोनों नेगेटिव हो तो डेल्टा G नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। आगे है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, आगे बढ़ने से पहले क्या दिमाग में गया? इन पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस है तो कैसे, एक्सोथर्मिक है तो कैसे। जिन्हें दिक्कत है वो बोलना। डेल्टा H एनर्जी को कहते हैं, हीट एनर्जी को कहते हैं। डेल्टा H हीट एनर्जी को कहते हैं। ध्यान देना, फिर से जवाब देना, लेकिन थोड़ा फास्टली, नहीं तो काफी लेट हो जाता है। थ्योरी है और ऑनलाइन में ही समझना।
जब आप किसी भी सिस्टम को एब्जॉर्ब करते हो तो उसका जो रेसिडुअल फोर्स है वो डिक्रीज होता है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। हीट को ही डेल्टा एच कहते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। जब हीट रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक का कुछ तो याद होगा, एक्सोथर्मिक में क्यू नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक में क्यू पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब जब कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो गया तो उसका मूवमेंट रुक गया, मूवमेंट कम हो गया तो डेल्टा एस नेगेटिव। अब ये दोनों नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन नेचर। कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम हो कह देना सर मुझे तो नहीं समझ आया। हर स्टूडेंट को बोला जाता है इंडिविजुअली, ध्यान देना। अब टाइप ऑफ रिएक्शन, सॉरी टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो तरह का है, एक फिजिकल और एक केमिकल। एक फिजिकल और एक केमिकल। अगर कोई सब्सटेंस किसी पर एडजॉर्ब हो रहा है और एडजॉर्ब होते वक्त इनके बीच कोई रिएक्शन ना हो, सिंपली ये चिपक जाए। अगर कोई सब्सटेंस किसी सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्ब होते समय इनके बीच कोई रिएक्शन ना हो, सिर्फ वंडर वाल फोर्स से एडजॉर्ब हो, तो उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। और अगर एडजॉर्ब होते वक्त इन पे रिएक्शन हो जाए तो हम उसे केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक फोर्स से ही हो जाता है। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, क्यों? वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये आपने सिंपली एडजॉर्ब किया, ये इरिवर्सिबिलिटी, इसे हटा सकते। ये केमिकली एडजॉर्ब होते समय केमिकली रिएक्ट हो गया। हमारी बात पहले, पेंट करना फिजिकल एडजॉर्प्शन है, पेंट करना फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर आप इस पे केमिकली एडजॉर्ब कर दे, ध्यान देना, तो ये बॉन्ड बना लिया, एक नया कंपाउंड बन गया, अब इसे हम हटा नहीं सकते, तो ये इरिवर्सिबल होता है। ये नॉन स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक। ये तुम लेयर बाय लेयर कितना भी लगा दो, ये यूनी लेयर। दो लाइन पहले लिखना, ध्यान देना, फिर उसके बाद पूछना। पहला पॉइंट, takes place by वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स के थ्रू होगा। और ये तुम्हारा टेक्स प्लेस बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के थ्रू होगा। केवल पहले थोड़ी देर रुकना। ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, सॉरी नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक इन नेचर, यानी किसी पर्टिकुलर के साथ। ये हमारा रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये हमारा इरिवर्सिबल। ठीक है, इसमें कम एनर्जी, रुक जाना, अभी हम आपसे सवाल करेंगे, पहले दो चार लाइन सुन ले। इसमें लो एनर्जी रिक्वायर्ड, लो इंथैल्पी रिक्वायर्ड, और इसके अंदर में हाई इंथैल्पी रिक्वायर्ड। और ये हमारा मल्टी लेयर, लेयर बाय लेयर, मल्टी लेयर। और ये हमारा यूनी लेयर का बाद एक ही बनेगा, यूनी लेयर। क्यों? उसके बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
नेक्स्ट, बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, कम से कम 6-7 याद रखने होंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ये एक्सोथर्मिक तो वो रिलीज हो जाएगा। विद राइज इन टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, लेकिन इसके केस में इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। एक्चुअली में पहले ये इंक्रीज होता है फिर घटता है, लेकिन जो इनिशियल पॉइंट होता है वही हम डिस्कस करते हैं। अब जरा एग्जाम्पल से कंपेयर कर रहे हैं इन सारे प्रॉपर्टी को, फिर तुम सवाल पूछो। हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सब। हम मास्क में कल ही बताए थे चारकोल लेकर चलते हैं, चारकोल में पॉइजनस गैस एड्सॉर्ब हो जाता है, नॉन पॉइजनस अंदर। तो सीधी सी बात है, एड्सॉर्प्शन ऑफ O2, N2, H2, CO, CO2, ये सारे के सारे ऑन चारकोल। चारकोल पर कोई भी ये गैस एड्सॉर्ब हो गया तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर यही गैस किसी मेटल पर एड्सॉर्ब, एड्सॉर्प्शन ऑफ O2 and N2 on particular metal, specific metal, on metal form metallic oxide and nitride यहाँ केमिकल रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन याद करो। ऑक्सीजन का एड्सॉर्प्शन जब होता है तो ऑक्साइड बन जाता है। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन, बिल्कुल ये बॉन्ड बना लेते हैं मेटल के साथ, केमिकली रिएक्ट हो जाते हैं, और ये केमिकली रिएक्ट नहीं होते। स्पेसिफिक का मतलब इन्हीं के साथ, किसी पर्टिकुलर के साथ। गैल्वेनाइजेशन होगा केमिकल में, आप गैल्वेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं। क्यों? वो तो मेटल के ऊपर मेटल का लेयर लगाया जाता है, वो फिजिकल हो गया। आयरन के सरफेस पर आप जिंक का लेयरिंग करते हैं, जिंक आयरन से रिएक्ट थोड़े ही होता, कोई कंपाउंड थोड़े ही बनता। जब भी एड्सॉर्प्शन के थ्रू, ये ऑक्लूजन ही तो है, गैस का किसी सॉलिड पर एड्सॉर्ब होना ऑक्लूजन ही तो है। जब भी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है, यानी कि अगर ऑक्सीजन किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हर मेटल के साथ कोई जरूरी नहीं है उसी तरह से रिएक्ट हो जाए, लेकिन एड्सॉर्प्शन में तो चिपकना है, वो चिपकेगा ही। जिस तरह से ऑक्सीजन इस पे चिपकेगा उसी तरह से नाइट्रोजन। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन मेटल के साथ ऑक्साइड बनाता है उसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्राइड नहीं बनाएगा। इनके लिए कंडीशन अलग होंगे, इनके लिए कंडीशन अलग, और यहाँ सेम कंडीशन में सारे एड्सॉर्ब हो जाते हैं। हाँ, जरा बोलिए ध्यान से, क्या पूछ रहे थे? एक एक करके फिर से बोलो। सिंपल सा मतलब है, अगर कोई सब्सटेंस किसी के ऊपर एक फोर्स के थ्रू बंधा हुआ तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और बंधते समय केमिकली रिएक्ट हो गया तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये फोर्थ इंथैल्पी, यानी कि एड्सॉर्ब होने में इसमें कम एनर्जी लगेगा और इसमें एड्सॉर्ब होने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। इसके एड्सॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन छूट जाएगा, लेकिन इसके एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर देंगे तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है।
6 पॉइंट में मान लो कि ऐसे समझो, गम से तुमने फॉर्म के ऊपर में अपना फोटो चिपकाया, फोटो चिपक गया। अब एक गिलास, आधे गिलास पानी, गर्म पानी में उस फॉर्म को ऊपर रख दो तो फोटो निकल आएगा, एड्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है, उसके हीट से वो रिलीज हो जाता है। लेकिन केमिकल, यानी इसका सिंपल मतलब है कि फिजिकली अगर कोई एड्जॉर्ब है और वहां अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो वो छूट जाएगा, और अगर केमिकली एड्जॉर्ब है, तुमने उसे टेम्परेचर बढ़ाया तो वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हमने केमिकली में कह रखा है कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है, मतलब बहुत ज्यादा अगर हम देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। बिल्कुल, वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज होता है हाई टेम्परेचर पर। इसका वो मतलब नहीं है, जब भी तुम किसी सरफेस पर पेंट करते हो, ये तो याद रखना। पहली बात, समझाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप पेपर में अगर पेंट की बात लिखेंगे तो 0 नंबर दे देगा। आपको साइंटिफिक वे में एग्जांपल देना, किसी केमिकल से रिलेटेड। ये नहीं बोल दीजिएगा कि लकड़ी पर पेंट कर रहे थे और कपड़े पर पेंट कर रहे थे। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये केमिकल एड्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल देंगे आप केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड केमिकल के ऊपर। याद रखना, फिजिकल का ये एग्जाम्पल, केमिकल का ये एग्जाम्पल। आगे चले, ध्यान देना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो फाइनली बोल दो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यानी फाइनली आपको इनके प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से याद रखना। ये मल्टी लेयर बनाता है, एक लेयर डाले, दोबारा, 3 बार, 4 बार, लेयर बाय लेयर। आप मास्क पहनते हैं, ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में मास्क खत्म हो जाता है, उसके अंदर चारकोल लगा रहता है, गैस एब्जॉर्ब होते जाता है, लेयर बाय लेयर। लेकिन इसमें एक लेयर बनते ही वो तो डिफरेंट कंपाउंड बन गया। ठीक है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड बन गया, तो सेकेंड टाइम जो एड्जॉर्ब होगा वो तो कंपाउंड बन के अलग हो गया। वो जब भी बनेगा यूनिलेयर, एक बार इस पर ये कंपाउंड बन गया, दोबारा इस पर आएगा, ये कंपाउंड बन गया, दोबारा इस पर आएगा, यानी वो यूनिलेयर ही बनाएगा, उसी के ऊपर लेयर बाय लेयर नहीं जा सकता केमिकल में। ठीक, अब फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग आप दोबारा पूछ सकते हो, जरा फैक्टर अफेक्टिंग को एक बार देख लो। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है? पहला, कंसंट्रेशन, यानी जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, मोस्टली हम फिजिकल में रहेंगे, याद रखना हमारा मोस्टली एग्जाम्पल फिजिकल का होगा। हम दो तरह के पढ़ते तो हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम्पल इनका होगा। कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा आसानी से चिपकेगा। इस सेंस में भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन। तो मोर कंसंट्रेशन मोर एड्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नहीं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल थ्योरी है। यही, अब बीच में आपको एक तो बहुत चैप्टर मिलेंगे जिसमें थ्योरी ही थ्योरी है। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन। हाँ हेलो,
नमस्ते। हाँ हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं, मैं बाद में 7 बजे के बाद बात करूँ। हाँ, जब लॉकडाउन खुलेगी, या तो सितंबर या नवंबर या अगले साल। हाँ, जब लॉकडाउन खुलने की बात, तो इसलिए बोले ना 7 बजे के बाद बात करें। ध्यान देना। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन होगा तभी तो एड्जॉर्प्शन होगा, डाइल्यूट होगा तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना। बात को ध्यान से सुनो। गाढ़ापन होगा तभी तो एड्जॉर्प्शन होगा, अगर डाइल्यूट होगा तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो मोर द कंसंट्रेशन मोर विल बी एड्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन। क्यों? जितना, मान लो इस हैंकी को हम किसी सिस्टम में डुबोए, इधर एड्जॉर्ब हुआ, इधर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब इसे डुबोए तो इधर भी एड्जॉर्ब होगा, इधर भी। हम इसे और तोड़ दिए, अब इधर भी एड्जॉर्ब होगा, इधर भी। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो सरफेस एरिया, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन। हाँ, हमें तो एड्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन नहीं। हम एड्जॉर्प्शन सरफेस एरिया दोनों में, एब्जॉर्प्शन में भी बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन में भी, लेकिन एड्जॉर्प्शन में ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब, तो तुम इसके ऊपर पानी डालो तो ऑलरेडी तो अंदर तक चला गया, तो तुम इसको खोलोगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम एब्जॉर्प्शन की बात करते हो, तो सरफेस एरिया में एब्जॉर्प्शन का क्या फर्क पड़ा? तुम इसके ऊपर पानी डालो तो पानी तो पूरा अंदर चला गया, अब तुम इसको खोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो एड्जॉर्प्शन यहाँ हुआ, अगर हम इसको ऐसे खोल दे तो यहाँ इस पूरे पर एड्जॉर्प्शन होगा। थोड़ा फर्क पड़ेगा, नेग्लिजिबल नहीं। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में तो यही फर्क है। सरफेस पर एड्जॉर्प्शन का मतलब मिनिमम, तो एड्जॉर्प्शन भी तो मिनिमम अमाउंट एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्प्शन भी मिनिमम अमाउंट एड्जॉर्ब होता है। तो हम मेजोरिटी पर हैं, हम मैक्सिमम के केस में। मैक्सिमम क्या होगा? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर का हमने अभी अभी पढ़ रखा। फिजिकल के केस में इंक्रीज इन टेम्परेचर, एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, बट केमिकल के केस में इंक्रीज इन टेम्परेचर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। फिजिकल में घटेगा, केमिकल में बढ़ेगा। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज अप टू लिमिट, किसी लिमिट तक, देन बिकम्स कांस्टेंट। कोई भी सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा है, तुम उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो और ज्यादा एड्जॉर्ब होगा, लेकिन और ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो एड्जॉर्ब थोड़ा ही होगा, वो तो एब्जॉर्ब होने लगेगा। यानी एड्जॉर्प्शन का एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये तो मुझे अलग से पढ़ने, इंडिविजुअली पढ़ने।
तो फैक्टर अफेक्टिंग में मेनली यही चार है। बिल्कुल। अब एक बार फिर से एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, अभी हम शुरू से आ रहे हैं। एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, एड्सॉर्प्शन होते समय हीट रिलीज होता है, रैंडमनेस घटता है जिसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। एड्सॉर्प्शन दो तरह का है, फिजिकल केमिकल। रुक जाना, ध्यान से सुनना, फिर इनमें पूछना। ये एक फोर्स के थ्रू चिपका रहता है जिसे वंडरवाल फोर्स, वीक फोर्स। ये चिपकते वक्त केमिकली बॉन्ड बना लेता है, इसलिए केमिकल बॉन्ड। ये स्पेसिफिक इन नेचर है, ये नॉट स्पेसिफिक। ये जो एड्सॉर्ब हुआ है हटाया जा सकता है, रिवर्सिबल, ये हटाया नहीं जा सकता। इसको एड्सॉर्ब होते समय कम एनर्जी की जरूरत है, इसे एड्सॉर्ब होते समय हाई एनर्जी की जरूरत है। ये लेयर बाय लेयर कितनी भी लेयर लगा दो, मल्टी लेयर, ये यूनी लेयर, क्योंकि एक बार जैसे ही कंपाउंड बन गया वो लेयर अलग हो जाएगा। अब दूसरे मॉलिक्यूल की बारी आएगी, वो कंपाउंड बना देगा, फिर तीसरे, यानी वो जब भी बनेगा एक ही लेयर बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से ये हट जाता है, टूट जाता है। स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे कि ऑक्सीजन मेटल पर एड्सॉर्ब हुआ, ऑक्साइड बनाया, सेम कंडीशन पे नाइट्रोजन नाइट्राइड नहीं बनाएगा, उसके लिए कंडीशन अलग होंगे, इसलिए ये स्पेसिफिक। हर किसी का अपना पर्टिकुलर है, लेकिन जिस कंडीशन पे ऑक्सीजन एड्सॉर्ब होगा उसी कंडीशन पे नाइट्रोजन एड्सॉर्ब होगा, उसी कंडीशन पे CO एड्सॉर्ब होगा, यानी नॉन स्पेसिफिक। कोई दिक्कत? और ये रहा आपका फैक्टर अफेक्ट। अब जरा एक एक करके, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना हो तो हाई टेम्परेचर लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है, तो बॉन्ड बनाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है। जैसे जैसे टेम्परेचर बना बढ़ता जाएगा बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, लेकिन एक समय तक ही। उसके बाद अगर फिर भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर वो बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए टेम्परेचर का एक्चुअल फैक्ट होता है with rise in temperature adsorption increases and then after it decreases। तो हम शुरू की ही बात करते हैं, आफ्टर वाली बात नहीं लिखा जाता। आपको किसी न किसी बुक में मिलेगा कि पहले ये बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन घटने वाली बात हम नहीं लिखते, सिर्फ यही लिखते हैं कि ये बढ़ता है। कोई दिक्कत? अब इस पर आते हैं। जितना गाढ़ा होगा उतना ज्यादा वो एड्सॉर्प्शन होगा, क्योंकि डाइल्यूट के केस में एब्जॉर्प्शन होने लगता है। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। तुम उसे टुकड़ों में काटते जाओगे तो नेक्स्ट साइड भी तो एड्सॉर्ब होगा, नेक्स्ट साइड भी तो एड्सॉर्ब होगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट बता चुके हैं। प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना एड्सॉर्प्शन होगा, लेकिन एक लिमिट तक ही ना। एक लिमिट के बाद तुम कितना भी प्रेशर लगा दो वो कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना एड्सॉर्ब होना था एड्सॉर्ब हो गया, और प्रेशर लगाओगे तो वो अंदर चला जाएगा, वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, एड्सॉर्प्शन तो कांस्टेंट रह जाएगा। अब इन्हीं यही टॉपिक हमारा अगला है जो इम्पोर्टेंट है। तो क्या उम्मीद करें, आगे बढ़े हम या रुके रहे यहीं पर? आगे बढ़े? जिन्हें दिक्कत हो बोलना जरूर। थोड़ा सा थ्योरी है और समझ ही रहे हो,
कि ऑनलाइन में समझाना है, परेशानी तो होगी। ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर टॉपिक ही है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या है? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि विद राइज इन प्रेस इंक्रीज इन प्रेशर एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज अप टू लिमिट देन बिकम्स कांस्टेंट। अब इनमें दो बातें, पहला द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, मोस्टली आप गैस से रिलेटेड इमेजिन करेंगे। अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय एड्सॉर्बेंट with pressure at constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर is expressed by curve called adsorption isotherm। अगर किसी ग्राफ के थ्रू हम इस एड्सॉर्प्शन को दिखाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो आइसोथर्म कहलाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इनके बीच जो एम्पेरिकल रिलेशन यानी सिंपलेस्ट रिलेशन जो बनेगा वो फ्रेंडलिक में दिया, इसलिए हम फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोले। क्या मतलब? the empirical relationship, अभी रुक जाना, the empirical relationship between amount of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent बाबू बोल दो ना कि पापा क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। adsorbent and pressure at particular temperature, online temperature is called friendly adsorption isotherm। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, बीच में फोन आ गया तो उधर ध्यान चला गया। ध्यान देना कि आप जो एड्सॉर्ब करवा रहे, गैस को एड्सॉर्ब करवा रहे हो किसी एड्सॉर्बेंट पर, तो यूनिट मास पर यूनिट यानी पर सेंटीमीटर पर मीटर कुछ भी ले सकते हैं, तो यूनिट मास ऑफ सॉलिड कितना गैस को एड्सॉर्ब किया, उनके बीच जो सिंपलेस्ट रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशन का मतलब सिंपलेस्ट रिलेशन जो बनेगा उसे हम फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट फ्रेंडलिक्स में दिया। कुछ भी आगे लिखने से पहले ध्यान देना, ध्यान से पहले समझना। इधर हम प्रेशर लगाएंगे और इधर कितना एड्सॉर्ब हुआ। X is the amount of gas, upon M. M is the unit mass of adsorbent. यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। पूरी बात ध्यान से सुनो। तो x अपॉन m क्या हो गया, किस हद तक एड्सॉर्प्शन हुआ। मास ऑफ गैस, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, इनके रेशियो को किस हद तक एड्सॉर्प्शन हुआ।
एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। एक समय के बाद धीरे धीरे वो कम होने लगेगा और फाइनली वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, एक समय के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर एक समय के बाद वो कांस्टेंट। ठीक, ध्यान देना। तो ये पार्ट हमारा स्लोप बनेगा, ध्यान देना। तो यहां से यहां जो रेगुलरली बढ़ रहा, ये हमारा कंप्लीट, ध्यान देना, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1, कंप्लीट प्रेशर पे डिपेंडेंट। यहां से यहां चेंज आया तो x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n मतलब धीरे धीरे कम हो रहा, 1 अपॉन, उसके बाद 1.1 1.2 ऐसे करके चलेंगे, धीरे धीरे कम होते जा रहा। ठीक, और x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू, यहाँ के बाद p टू द पावर 0, p पे इंडिपेंडेंट। अभी हम n की बात करेंगे, n की बात करेंगे। तो ये हमने अपनी तरफ से समझा। अब फ्रेंडली कहता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली, फ्रेंडली के अकॉर्डिंग x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ वो इस चेंज को इंडिकेट करता है। फ्रेंडली सिर्फ इनको इंडिकेट करता है कि x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर 1 अपॉन n। 2 मिनट केवल सुनना, उसके बाद सारी बातें पूछना, ये दिमाग में रखना। 2 मिनट। तो फ्रेंडली सिर्फ इस रिलेशन को इंडिकेट करता है, ध्यान देना कि एक्सटेंड एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन यूनिट मास, कितना एब्जॉर्ब हो, इक्वल्स टू कांस्टेंट लेंगे k इंटू पी का पावर 1 अपॉन p का पावर 1 अपॉन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग x अपॉन m, हम डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं, पहले ln के बाद लॉग, तो 2.303 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो लॉग k प्लस ये इधर चला जाएगा 1 अपॉन n लॉग p, 1 अपॉन n लॉग p। तो ये हमारा मेन फ्रेंडली इक्वेशन है। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो, mx प्लस c से कंपेयर करो y इक्वल्स, और उसके बाद अगर हम ग्राफ बनाते हैं किनके बीच, तो log x अपॉन m और log p के बीच, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ एंगल थीटा कुछ भी मान लो, तो स्लोप इक्वल्स टू 1 अपॉन n, कोई न्यूमेरिकल नहीं, स्लोप इक्वल्स टू 1 अपॉन n। तो इंटरसेप्ट क्या कहलाया, तो इंटरसेप्ट क्या कहलाया, लॉग के, लॉग के, यहाँ पर 1 अपॉन n इक्वल्स टू स्लोप है, स्लोप, और n जो है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होने की वजह से 1 अपॉन n वेरी बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में वेरी करेगा। प्रोबेबल रेंज जो होता है, प्रोबेबल रेंज 0 to 1 में 0.1 to 0.5, 1 अपॉन n का वैल्यू, n तो ग्रेटर देन 1।
एक बार फिर से, उसके बाद पूछना। एक बार फिर से, हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। शुरू से, तो वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय एडजॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्म बोलेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी एडजॉर्प्शन होगा उसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। उस वक्त जो एम्पेरिकल रिलेशन बनेगा, कितना गैस एडजॉर्ब किया, कितने अमाउंट सब्सटेंस। एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इनमें पहले कुछ पूछना है, इनमें कुछ पूछना है किसी को भी, फिर हम इधर आते हैं। ध्यान देना। अब इधर ध्यान देना। एक लाइन में समझो, ध्यान से, आराम से, चिंता नहीं, कि तुमने गैस को एड्सॉर्ब किया प्रेशर लगाकर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसे बोलेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय एड्सॉर्बेंट, कितना अभी पता नहीं, विद प्रेशर इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली कहता है कि यूनिट मास एड्सॉर्बेंट कितना एड्सॉर्ब करेगा, यूनिट मास एड्सॉर्बेंट कितना एड्सॉर्ब करेगा, उसका जो रिलेशन बनेगा उसे फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलो पहले सिंपल ग्राफ, x अपॉन m, x अमाउंट ऑफ गैस, m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, दोनों का रेशियो किस हद तक एड्सॉर्प्शन हुआ, किस हद तक एड्सॉर्प्शन हुआ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, एक समय के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर ये कांस्टेंट। तो जब तक ये कंटिन्यू बढ़ रहा, बोलो सर क्लास में, जब तक ये कंटिन्यू बढ़ रहा है तो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है तो 1/1.1, 1/1.2, 1/1.3, धीरे धीरे कम हो रहा है। n इज ग्रेटर देन 1, और एक समय के बाद तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जो चेंज आया है, फ्रेंडलिक ने इस चेंज के बारे में हमें आइडिया, सिर्फ चेंज के बारे में कि कैसे चेंज आया। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक x अपॉन m इज p टू द पावर 1 अपॉन m। जैसे जैसे प्रेशर में इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने नेचुरल लॉग ही लिया है, 2.303 को हमने कॉमन करके हटा दिया, इनमें से 2.303 कॉमन आएगा, नीचे जाएगा कैंसिल, हमने नेचुरल लॉग ही लिया, 2.303 कैंसिल हो गया। अब इनका y इक्वल्स टू mx प्लस c से ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा, यानी सिर्फ ये इसके बारे में है। अब आप मुझसे पूछो, जिसे प्रॉब्लम है, जिसे प्रॉब्लम है वो पूछेंगे जरूर, जहां दिक्कत हो। n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये चेंज आ रहा है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है ना, 1 से ग्रेटर होगा तभी तो ये यहां से ये कंटिन्यू 1 पे, ये कंटिन्यू p टू द पावर 1 है, यहाँ के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो अगर हम n को 1 से बड़ा रखेंगे तभी तो 1 से डिक्रीज होगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0. फिर उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, फिर भी हम अभी भी रुके हुए हैं लास्ट लाइन में कि 1/n जो है 0 से 1 के बीच में रहता है, 1/n 0 से 1 के बीच, इनका प्रोबेबल रेंज 0.1 से 0.5 होता है।
अगर समझ आए तभी हाँ करना, अभी तो पूरा हुआ नहीं है। समझ आए तभी हाँ करना। सोच लो, इन पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ याद रखना इक्वेशन, न्यूमेरिकल की बात कोई मत करना। अब एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये तो सारी बातें आइसोथर्म था। आइसोथर्म का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो तब क्या होगा? तो ध्यान देना, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, एक्स अपॉन एम प्रेशर। ध्यान देना, मान लो हमारा ग्राफ ये है, इस वक्त ये 200 केल्विन पर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या ग्राफ यही होगा? नहीं, एड्सॉर्प्शन तो कम हो जाएगा। अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्राफ ये बन गया, अगर टेम्परेचर और बढ़ गया तो ग्राफ ये बन गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा, यानी एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक उसी तरह से आपने जैसे प्रेशर का लिया, अरे टेम्परेचर बढ़ने से रिमूवल होने लगता है ना, एड्सॉर्प्शन कम होने लगता है ना, अभी अभी तो फिजिकल में पढ़ा, इंक्रीज इन टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन, हाँ हम फिजिकल का ही एग्जांपल लिए हुए हैं, हमने शुरू में ही लिखा है अ गैस एड्सॉर्ब ऑन ए सब्सटेंस। फिजिकल का ही जो भी आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे सारे मोस्टली फिजिकल में, केमिकल में नेग्लिजिबल, क्योंकि वो बॉन्ड बना लेता है। ठीक, तो सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा है कि विद राइज इन कंसंट्रेशन एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो सिमिलरली कंसंट्रेशन में भी इन केस ऑफ सॉल्यूशन, वो तो गैस था, अब अगर सॉल्यूशन की बारी आए, कोई सॉल्यूशन को सॉलिड पर एड्सॉर्ब करे तो सेम केस बनेगा, और वहां भी सेम रिलेशन बनेगा, log x अपॉन m इक्वल्स टू log k और प्लस 1 अपॉन n log c। सेम केस बनेगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही बात करना है कि सिमिलरली इन केस ऑफ सॉल्यूशन दिस विल बी फाइंड। अगर यहाँ तक समझ आ जाए तो हम एप्लीकेशन में चलें, एप्लीकेशन में बहुत सारी बातें। एक कंटेनर में अगर वैक्यूम क्रिएट करना हो तो उस कंटेनर में एक चारकोल डालो, ढक्कन लगा दो, वो चारकोल सारे के सारे एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा और कंटेनर में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन का, चारकोल ने सारे एयर को एब्जॉर्ब कर लिया और कंटेनर में वैक्यूम क्रिएट हो गया, कंटेनर में वैक्यूम क्रिएट। तो सीधी सी बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर बाय चारकोल to produce vacuum in vessel, कंटेनर के अंदर। दूसरा, कमरे में मॉइस्चर, एक सिलिका या एल्युमिनियम जेल काफी बड़ा छोड़ दे, वो पूरे कमरे के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और कमरे का ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगा, तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन। तो कैसे? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी
कोई दिक्कत। हम मास्क पहनते हैं, मास्क के सामने में जेल लगा होता है, वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, नॉन पॉइजनस को अंदर जाने देता है। तो यहाँ भी एड्जॉर्प्शन का खेल है। क्या? तो एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैस, absorption of poisonous gas by activated charcoal in gas mask used for breathing purpose, और एक तो आपने 11th में भी पढ़ा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल याद है? बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन, वहां भी तो एड्जॉर्प्शन था। क्या? अभी हम आते हैं, एक पॉइंट केवल लिख दे। अभी हम आप ही की बात देख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। एक सेकेंड रुक जाना। हाँ, क्रोमेटोग्राफिक डिफरेंट कंपोनेंट फॉर सॉल्यूशन बाय क्रोमेटोग्राफिक मेथड ऑन एड्जॉर्प्शन। वो भी एड्जॉर्प्शन पर ही डिपेंड है। घबराए नहीं, आराम से थोड़ी देर बैठे रहे और एक एक करके मुझसे प्रॉब्लम पूछो, क्या है दिक्कत बोलो, एक एक करके बताना। सबसे पहली बात, रुक जाना, कुछ भी पूछने से पहले रुक जाना। ये आपको समझ आया? एप्लीकेशन की बात करो पहले, एप्लीकेशन समझ आया? एप्लीकेशन में किसी को कुछ पूछ